बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 32 एक्सिलरीज एंड मॉडल्स के ऊपर है। तो मॉडल्स क्या होते हैं और एक्सिलरीज क्या होते हैं, इसको आज हम डिस्कस करते हैं। मॉडल्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। आज थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं और एक्सिलरीज के अंदर 3 किस्म के जो वर्ब्स हैं आज उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो वर्ब है वो कहता है, 3 वर्ब्स की बात करता है, बी, हैव एंड डू। 3 किस्म के वर्ब्स की बात करता है। पहले वो बी की बात करता है, उसके बाद हैव की बात करता है, उसके बाद डू की बात करता है। तो 3 वर्ब्स हैं। वो कहता है व्हेन यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स। ऑर्डिनरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जो मेन वर्ब्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह वाक वाक्ड हो गया, कम केम कम, गो वेंट गॉन। तो ये वाले जो वर्ब होते हैं ये ऑर्डिनरी वर्ब्स उनको कहा जाता है। तो वो कहता है कि जब ये ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज़ हो जाएं तो ये क्या काम करते हैं? टू मेक टेंस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चंस, नेगेटिव्स, ये सारे जो हैं ये स्टेटमेंट्स बनाते हैं और फिर इनको हम कहते हैं ऑक्सिलरीज वर्ब्स। कौन से? यानी बी के साथ एम, इज़, वाज लग रहा है और हैव और डू जो है ये 3 किस्म के जो वर्ब्स हैं ये सारे मॉडल वर्ब हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब हैं या फिर ऑक्सिलरीज इनको कहते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा, उसके बाद वो हमें कहता है कि मॉडल वर्ब की बात करता है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट और कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स। इनको मॉडल्स भी कहा जाता है, मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है, इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहा जाता है। आगे जाकर इसको देखते हैं इनको डिफेक्टिव वर्ब्स क्यों कहा जाता है। आगे वो कहता है दे आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब्स एंड एक्सप्रेस मीनिंग्स सच एज परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी एंड नेसेसिटी। यानी ये ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ जब मिल जाएं ये वाले कैन, कुड, मे, माइट वाले मॉडल वर्ब्स, तो ये अलग अलग मीनिंग क्रिएट कर जाते हैं। जैसे कि परमिशन के लिए कोई वर्ड यूज़ हो जाता है, कोई पॉसिबिलिटी के लिए होता है, कुछ सर्टेनिटी के लिए और कुछ नेसेसिटी के लिए। 2 ऐसे वर्ब होते हैं, नीड, टू और डेयर। ये 2 ऐसे मॉडल वर्ब हैं जो समटाइम मॉडल वर्ब्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। आगे वो कहता है मॉडल्स जो हैं आर ऑफन इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ ऑक्सिलरीज। इनको ऑक्सिलरीज में भी इंक्लूड किया जाता है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम करते हैं। एक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं दरअसल, तो ये भी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम कर रहे होते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं, तो इसलिए हम इनको एक्सिलरीज भी कहते हैं। यही वजह इनको फिर हम कहते हैं मॉडल एक्सिलरीज, यानी मॉडल वर्ब भी हैं और एक्सिलरीज वर्ब के तौर पे भी ये काम करते हैं, तो इसलिए हम इनको मॉडल एक्सिलरीज कहते हैं। और उसके बाद वो कहता है यही जो मॉडल वर्ब हैं इनको डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं। उसकी वजह यही है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूरत होती हैं लेकिन ये उसको फुलफ़िल नहीं करते। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब के साथ हम एस और ई एस का इजाफा करते हैं लेकिन इनके साथ नहीं कर सकते। इसी तरह इन्फिनेटिव इनका नहीं होता, कैन टू, कुड टू नहीं इस्तेमाल कर सकते। इस तरह इनकी आईएनजी फॉर्म भी नहीं होती। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं और इनकी सेकंड थर्ड फॉर्म भी नहीं बना सकते, लिहाजा ये क्या है, ये डिफेक्टिव वर्ब्स हैं। इनको मॉडल वर्ब भी कहते हैं, डिफेक्टिव वर्ब्स भी कहते हैं और मॉडल एक्सिलरीज भी कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है द ऑक्सिलरी बी। बी की 3 फॉर्म्स हमने देखी हैं, एम, इज़, वाज। ये 3 फॉर्म्स हैं इसकी। तो वो कहता है जो बी के ऑक्सिलरी फॉर्म्स हैं ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? कॉन्टीन्यूस टेंस बनाने के लिए। जिस तरह ही इज़ वर्किंग या आई वाज राइटिंग, यानी इज़, वाज और एम, आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या है, बी की जो एक्सिलरी फॉर्म्स है ये कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। आगे वो कहता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं इनको हम। जिस तरह द गेट वाज ओपन्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है और इससे पहले वाज आ गया है, तो जब वाज आएगा और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो ये क्या होगा, पैसिव फॉर्म होगी इसकी। तो इसकी पैसिव फॉर्म बनाने के लिए भी हम इसको बी को यूज़ करते हैं। आगे वो कहता है बी फॉलोड बाय द इन्फिनेटिव इज़ यूज्ड। इन्फिनेटिव भी इसके साथ यूज़ होता है और तब यूज़ होता है जब हम कोई प्लान, कोई अरेंजमेंट या फिर कोई एग्रीमेंट की बात कर रहे हूँ। जैसे कि वो कहता है वी आर टू बी मैरिड नेक्स्ट मंथ। ये उनका एक प्लान था कि वो नेक्स्ट मंथ शादी करेंगे, तो वी आर टू बी मैरिड अरेंजमेंट की बात कर रहा है। इसी तरह वो
टू डिनोट कमांड, यानी कमांड के लिए भी वो यूज़ करता है इसको। जिस तरह यू आर टू राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ ईच शीट ऑफ द पेपर, यानी हर पेपर की जो शीट है उसके ऊपर आपने नाम अपना लिखना, ये कमांड दे दिया उसने। यू आर टू, ठीक है, आर टू, इज़ टू, एम टू, ये इसी के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, यानी कमांड देने के लिए, या फिर आप यूज़ करते हैं इनको कोई प्लान या अरेंजमेंट के लिए या फिर एग्रीमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं इनको। अच्छा जी, आगे आ जाता है हमारे पास बी इज़ यूज इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव क्या होता है, अब इसको देखना पड़ेगा हमें। इन्फिनेटिव जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो तब इसको मज़ीद मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनेटिव के थोड़ी सी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। यानी परफेक्ट इन्फिनेटिव तब होगा जब इसके साथ टू के बाद हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, तब वो क्या होगा, परफेक्ट इन्फिनेटिव होगा। तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का क्या वो होता है, रूल होता है, इसको ज़रा देखते हैं। कहता बी इज़ यूज इन द पास्ट टेंस विद द परफेक्ट इन्फिनेटिव टू इंडिकेट एन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट ऐसी अरेंजमेंट होगी दैट वाज मेड, जो कि बनाई गई थी कि ये अरेंजमेंट ऐसे होगी, लेकिन क्या होता है, बट नॉट कैरिड आउट, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया गया, तो उसके साथ हम परफेक्ट इन्फिनेटिव लगाते हैं। जैसे कि वो कहता है दे वर टू, अब ये क्या है, बी वाली फॉर्म आ गई है, दे वर टू हैव बीन, अब टू के बाद क्या आ गया, हैव आ गया और प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी, मैरिड भी आ गया। टू हैव बीन मैरिड लास्ट मंथ बट हैड टू पोस्टपोन द मैरिज अंटिल जून। अब यहाँ पर उसने पोस्टपोन भी कर दिया, यानी कोई काम हुआ भी है, अरेंजमेंट हुई भी है, और फिर उसके बाद उसको फुलफिल भी नहीं किया गया। आगे आ जाते हैं हैव के इस्तेमाल के अंदर। ये भी एक ऑक्सिलरी है, यानी हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ होता है। हैव इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, ये तो पहली सिंपल सी बात है, परफेक्ट टेंस के अंदर हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। तो यहाँ पर देखें, ही हैज़ वर्कड, आई हैव डन माई वर्क, तो हैव और हैज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, तो ये क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द परफेक्ट टेंस है। आगे देखें हैव टू, ये वर्ड है हैव टू जो इस्तेमाल करते हैं वो इज़ यूज विद द इन्फिनेटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन, यानी कोई फ़र्ज़ है, आपने ये काम करना है, हर हाल में आपको ये करना पड़ेगा, तो हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू बी देयर बाय 5 o'clock, मुझे वहाँ पर हर हाल में 5 बजे होना है, तो हैव टू का इस्तेमाल किसी फ़र्ज़ी काम के लिए, यानी कोई आपने फ़र्ज़ ऐद कर दिया कि आपने ये करना है, तो हैव टू, मजबूरी हो गई है आपकी। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे वो कहता है द पास्ट फॉर्म हैड टू, अब ये हैव और हैज़ टू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो हैड टू होती है, तो हैड टू भी ऑब्लिगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पास्ट के लिए चूँकि इस्तेमाल होता है, तो पास्ट के अंदर अगर किसी ऑब्लिगेशन का हम जिक्र करेंगे तो हैड टू इस्तेमाल करेंगे। इस तरह वो कहता है इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस have to and had to are used with do, does, did, as. They have to go, they don't have to go। अब they have to go के बाद they have not to go नहीं कहेंगे, they don't have to go होगा, do they have to go, ये इस तरह बनाएंगे, ये लाजमी याद रखिएगा, वरना आप मोस्टली गलतियाँ कर जाते हैं। don't have to go नहीं लगाते आप, he doesn't have to go नहीं लगाते आप। आगे आ जाते हैं do के ऊपर, ये एक अलग ऑक्सिलरी है। द ऑक्सिलरी डू इज़ यूज्ड टू फॉर्म द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, तो उनके अंदर भी ये यूज़ होता है, ख़ास तौर पे नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। देखें ज़रा, ही डजंट वर्क, सिंपल सेंटेंस के अंदर ये यूज़ नहीं होता। ही डिडंट वर्क, डिडंट, डजंट या डज ही वर्क, डिड ही वर्क, तो ये सारे क्या हैं, या सवाल के लिए या फिर नेगेटिव के लिए इस्तेमाल हो रहा है। डू अब क्या होता है, रेपिटेशन अवॉइड करने के लिए भी यूज़ होता है। जैसे कि डू यू नो हिम, अगर किसी ने पूछा क्या आप उसको जानते हो, तो वो कहता है यस आई डू, बस आगे पूरा उसने नहीं किया, तो यस आई डू कह के पूरा वो पीछे वाले सवाल का जवाब दे दिया, तो रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए भी हम डू का इस्तेमाल करते हैं। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डू का इस्तेमाल हम एम्फेटिक सेंटेंस बनाने के लिए, यानी एम्फेसिस बनाने के लिए हम
इस्तेमाल करते हैं। ख़ास तौर पे ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब एम्फेसिस करते हैं, यानी वो हर हाल में स्कूल जाता है। ही डज गो टू स्कूल, वैसे ही गोज़ टू स्कूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ही डज गो टू स्कूल हमने कर दिया। इसी तरह यहाँ पर मिसाल देखें, यू डू लुक पेल, कि तुम हर हाल में ऐसा नज़र आ रहे हो, यानी ज़रूरी की बात जब आ जाती है, एम्फेसिस आ जाता है इसके ऊपर, एम्फेटिक सेंटेंस बना देते हैं, तो हम क्या करते हैं, डू लगा देते हैं। और डू अगर लग गया तो फिर आगे हम डू या डज लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद, तो आगे फॉर्म वर्ब के अंदर एस और यस का इजाफा ख़त्म हो जाता है। जैसे मैं कहता हूँ ही डज गोज़ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ही डज गो टू स्कूल होगा। वैसे ही गोज़ टू स्कूल होता है, तो जब डज लगाएंगे तो ये वाला ई एस का इजाफा डज के साथ आ गया और आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चली जाएगी। तो ये एम्फेसिस के लिए भी इस्तेमाल होता है डू। इन द इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी डू, यानी जिस तरह हम कहते हैं डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट या इनविटेशन के लिए हम जब कहते हैं किसी को डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू बी क्वाइट, तो ये इसके लिए भी इस्तेमाल होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर स्ट्रेस स्कैम करने के लिए। चलें जी, ये आगे मॉडल वर्ब हैं, तो मॉडल वर्ब के लिए हम नेक्स्ट वीडियो चूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। नए आने वाले मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और कोई क्वेश्चन है तो वो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।